जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, जानने खग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। जानने खग यानी देश का इकलौता ऐसा टेलीविजन कार्यक्रम जो है आपके लिए। हम अपने इस कार्यक्रम में सूचना के अधिकार कानून से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं, आरटीआई की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं। तो अगर आपको सूचना के अधिकार कानून से जुड़ी कोई समस्या है या फिर आरटीआई लगाने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 233-86947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन करें तो दिल्ली का स्टडी कोड 011 लगाना ना भूलें। भारतीय बैंकों का देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। बैंकों का जो लेन देन होता है उससे देश के विकास की गति पता चलती है। जो आम इंसान है उसके खाते बैंकों में होते हैं, वो आत्मनिर्भरता से जाता है और पैसों का लेन देन करता है। पर सूचना के अधिकार कानून से काफ़ी दिलचस्प और गंभीर सूचनाएं सामने निकल करके आई हैं। आरटीआई से पता चला है कि सन 2013 और 2015 यानी कि 2 सालों में जो बैंक फ्रॉड के मामले हैं, धोखाधड़ी के मामले हैं बैंकों में, उनमें 100% का इजाफा हुआ है। और सबसे दिलचस्प बात यह कि पिछले 1 साल की हम बात करें तो 19,361 करोड़ रुपए का बैंकों में धोखाधड़ी और जो फ्रॉड के मामले हैं वो सामने आए हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। आइए हम उनका आपसे परिचय करवा दें। हमारे साथ हैं RM मल्ला साहब, पूर्व CMD हैं IDBI बैंक के। मल्ला साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे जो दूसरे खास मेहमान हैं सुभाष अग्रवाल हैं, RTI कार्यकर्ता हैं और बैंकों से जुड़ी इन्होंने कई RTI लगाई हैं। जनहित के मुद्दों पर लगातार RTI लगाते रहते हैं। तो सुभाष जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे जो तीसरे खास मेहमान हैं वो हैं RK जैन साहब और कानूनी सलाहकार हैं, कानूनी लीगल एडवाइज़र हैं। तो जैन साहब, आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं जो बेंगलोर में एक RTI संस्था है, RTI.Organization, उसने एक RTI डाली और उसने ये जानना चाहा कि जो अलग अलग बैंकों में जो बैंक फ्रॉड के मामले हैं, धोखाधड़ी के मामले हैं, वो कितने हैं। जो RBI ने जो जवाब दिया वो काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी गंभीर है कि पिछले 1 साल में जो आंकड़ा निकल के आया है वो 19,361 करोड़ रुपए का जो फ्रॉड का मामला सामने निकल कर आया है। और उन्होंने राज्य के हिसाब से आंकड़े निकाले हैं कि महाराष्ट्र, जिसे हम देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं, महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। अगर PNB बैंक की बात करें तो PNB बैंक बाकी बैंकों में नंबर 1 पे है, जहां पर सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। वैसे ये जो RTI से जो जानकारी सामने निकल के आई है वो सरकारी और गैर सरकारी, इसमें दोनों बैंक शामिल हैं। तो सबसे पहले अपनी इस खास रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। बैंक, ये लोगों की उम्मीद का नाम है, लोगों के भरोसे का नाम है। लोग बैंक में पैसा जमा करने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित है और जब वो चाहेंगे तो अपनी जरूरत के हिसाब से निकाल लेंगे। पर सूचना का अधिकार कानून से आई सूचना के बाद बैंक से भरोसा ही नहीं टूटता, बल्कि उसकी कार्यशैली पर सवालिया निशान भी खड़े हो जाते हैं। बेंगलोर स्थित RTI पर काम करने वाली एक संस्था की RTI से पता चला कि पिछले कुछ सालों में बैंक में धोखाधड़ी के मामलों में 100% का इजाफा हुआ है। बैंक में धोखाधड़ी के मामले दोगुने हुए हैं। कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ साल में बैंक फ्रॉड हुए दोगुने। 2013 से 2015 के बीच नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA में 23% की बढ़ोतरी हुई। मई 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में बढ़ रहे फर्जीवाड़े पर निगरानी रखने के लिए एक केंद्रीय फ्रॉड रजिस्ट्री की स्थापना भी की। 2014-15 में बैंकों में 19,361 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ। वर्ष 2013-14 में महाराष्ट्र में 2,445 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ। वहीं वर्ष 2014-15 में 6,115 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ। पश्चिम बंगाल में 2013-14 में 773 करोड़ रुपए और 2014-15 में 5,930 करोड़ रुपए। सबसे चिंता का विषय यह है कि रिजर्व बैंक हर साल फर्जीवाड़े के सिर्फ 30% मामलों को ही निपटा पाता है। पिछले 1 साल में बैंकों में हुए फर्जीवाड़े पर नजर डालें तो मामला और गंभीर हो जाता है। पंजाब नेशनल बैंक 2,309 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2,149 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1,601 करोड़, यूको बैंक 1,410 करोड़, कॉर्पोरेशन बैंक 1,222 करोड़, IDBI बैंक 557 करोड़, ICICI बैंक 268 करोड़ और कैनरा बैंक 177 करोड़ रुपए। सूचना का अधिकार कानून से हुए खुलासे ने साफ कर दिया कि धोखाधड़ी के मामले में सरकारी बैंक ही आगे हैं। पंजाब नेशनल बैंक इस दौरान 2,310 करोड़ रुपए की रकम कमाकर शीर्ष पर है, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 2,150 करोड़ रुपए की रकम डूब गई। दोनों बैंकों के फर्जीवाड़े में 200% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। निजी बैंकों की बैंकिंग सेक्टर में लगभग 30% हिस्सेदारी है, लेकिन बैंकिंग फ्रॉड में इनका हिस्सा 40% से ज्यादा है। रिजर्व बैंक ने जुलाई में एक सर्कुलर जारी करके कहा कि बैंकों को जैसे ही धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े के बारे में पता चले वो तुरंत CBI, पुलिस या SFIO को शिकायत करें। बैंक कर्मचारियों और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत का ही नतीजा है कि जो पैसा
देश के विकास में लगना चाहिए वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। आरटीआई से ही सूचना से साफ है कि लोगों की जागरूकता से ही ऐसी समस्याओं से निपटा जा सकता है। तो देखा आपने कि सूचना अधिकार कानून से एक बड़ा खुलासा हुआ है। मल साहब, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो पैसा देश के विकास में खर्च होना चाहिए वो धोखाधड़ी का शिकार हो रहा है, और सबसे ज़्यादा जिसे मुंबई जिसे हम देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा मामले सामने निकल के आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नॉन परफॉर्मिंग लोन और फ्रॉड को ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। फ्रॉड की डेफिनेशन क्या है? कोई भी आदमी या ऑर्गेनाइजेशन किसी इलीगल तरीके से अगर किसी बैंक से लोन लेती है उसको फ्रॉड कहा जाता है। जबकि नॉन परफॉर्मिंग लोन जो है इट्स ए रेगुलर थिंग। अगर इंडस्ट्री किसी वजह से नीचे आ गई, जैसे आजकल स्टील इंडस्ट्री नीचे आ गई और वो 90 दिन तक पैसे नहीं दिए, वो नॉन परफॉर्मिंग लोन आ गया। तो ये बड़ा फ़र्क है कि व्हाट इज़ नॉन परफॉर्मिंग और व्हाट इज़ फ्रॉड। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि फ्रॉड एक देश के लिए अच्छी चीज़ है, बट इसको अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव में लें, हमारे देश में डिपॉजिट्स जो हैं लगभग 80 लाख करोड़ के हैं, और अभी आपने एक फिगर बताई 19,000 करोड़ की। ये बहुत बड़ी फिगर है, बट अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें ये बड़ी छोटी सी फिगर है। और आपने ये भी बताया कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। उसका सिंपल रीज़न ये है कि महाराष्ट्र में लोन भी ज़्यादा है, तो एज ए परसेंटेज अगर देखेंगे तो ये कोई ज़्यादा चीज़ नहीं होगी। फ्रॉड बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बैंक अलर्ट होने चाहिए। तो हमारा टारगेट तो ये रहना चाहिए कि फ्रॉड ज़ीरो, क्योंकि ये देश का पैसा है। मगर मैंने खुद स्टडी किया कि क्या रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से किसी भी देश में फ्रॉड बढ़ते हैं। मोटे मोटे इसके 10 रीज़न होते हैं। एक रीज़न सबसे बड़ा होता है ग्रीड का, कि पीपल वांट टू बिकम रिच वेरी क्विकली, तो वो दूसरे को फॉलो करना चाहते हैं बट बड़ी जल्दी करना चाहते हैं। दिस इज़ वन मेजर रीज़न। जिस भी सोसाइटी के अंदर इस तरह के लोग ज़्यादा बढ़ेंगे, वो कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढेंगे जिससे कि वो किसी तरह ये फ्रॉड और बैंक को इंड्यूस करें। दूसरा रीज़न जो बड़ा मेजर है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का है। और तीसरा रीज़न एक और है बड़ा, कि कंपटीशन, मतलब हर आदमी, हर बैंक चाहता है मैं जल्दी से जल्दी बड़ा हूँ। चौथा जो मैं बड़ा अहम रीज़न समझता हूँ कि जो देश के कानून है, ख़ास तौर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो सर्कुलर्स या एडवाइजरीज हैं, या बैंक के टॉप मैनेजमेंट की एडवाइजरी हैं, लोग समझते हैं कि इसका कोई शॉर्टकट निकाल के हम अपने ब्रांच का बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ये एक और है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि जो एक्शन एक हज़ारों ब्रांचेज हैं एक बैंक की, एक छोटी सी ब्रांच में क्या हो रहा है, ये हेड ऑफिस तक आते आते या रीजनल ऑफिस आते इतना टाइम बीत जाता है कि तब तक फ्रॉड हो चुका होता है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन सर, जैसे आपने एनपीए की बात की, अक्सर ये देखने में आता है कि जब बैंक का कोई कर्मचारी या अधिकारी उसमें शामिल होता है किसी भी फ्रॉड में, तो उस मामले को एनपीए में डाल दे, ताकि जो इंक्वायरी है वो भी लंबित हो जाती है और इससे वो बच भी जाता है। नहीं, इसका बिल्कुल उल्टा होता है। बैंकों में एक सिस्टम है कि जैसे ही कोई अकाउंट एनपीए हो, जैसे स्टील इंडस्ट्री का लोन एनपीए हुआ, तो देयर आर गाइडलाइंस ऑफ ऑल द बैंक्स कि वो क्यों एनपीए हुआ उसको पूरा देखा जाता है, और उसमें क्या स्टाफ अकाउंटेबल है वो उसी टाइम देख लिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बैंक ये फ्रॉड को एनपीए बना के किसी चीज़ को डिले करता है। ये ज़रूर होता है कि फ्रॉड हो गया, बैंक अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए कि वो अंदर ही अंदर चाहता है कि ये चीज़ बाहर ना निकले। बट वी आर ग्रेटफुल टू दिस नेशन एंड पीपल लाइक अग्रवाल जी कि आरटीआई में ये सब चीज़ें अब खुल के आ रही हैं, और मुझे लगता है एक रीज़न ये भी होगा कि अब बैंक्स जैसे ही फ्रॉड होते हैं वो अंदर ना रख के उसकी इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचे। सुभाष जी, आपने बैंकों में कई आरटीआई डाली, कि आपको लगता है पूरा नेक्सस है कि जो अंदर के भी लोग हैं, बाहर के लोग हैं वो शामिल हैं, मिल के काम कर रहे हैं? देखिए, नेक्सस फिगर बहुत बड़ा है। मैं आपको एक टीवी प्रोग्राम आता है क्राइम रिलेटेड, उसी का मैं बताता हूँ कि वहाँ पे बैंक एम्प्लॉयज़ इस बात पे निगाह रखते थे कि कौन से अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव और डेट पड़ा हुआ है, और उसमें से वो पैसा निकाल लिया करते थे। मैंने बहुत लिखत पढ़त करी, तो एक डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड आरबीआई ने क्रिएट किया, जिसमें उन्होंने 10 साल का टाइम पीरियड दिया है। ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है कि 10 साल बाद जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स का बैलेंस है वो उस फंड में जाएगा, पर वो 3 साल होना चाहिए। जैसे कंपनी के डिविडेंड शेयर्स का है 3 साल होना चाहिए। 10 साल में भी 30 जून 2015 तक 78.75 बिलियन रुपीज़ उस अकाउंट में थे, जबकि 10 साल का पीरियड है। अगर 3 साल का हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो उसमें फ्रॉड कम हो जाएंगे। अब एनपीए की जो बात है, इसमें मेरी एक मैनेजर से बात हो रही थी, एक बड़ा चर्चित नाम आजकल निगाह में आ रहा है,
तो वो मैनेजर साहब बता रहे थे कि उस चर्चित अकाउंट उनके पास था, तो ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता था कि इस पे पहले इतना लोन है और तुम इस पे और दे दो। मैनेजर को पता है वो डिजर्विंग नहीं है, पर ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर उसे देना पड़ता था, और वो घबराता था कि आगे जब अगर पॉलिटिकल रूलर्स पलट गए तो मेरी इंक्वायरी होगी। तो ये इसके ऊपर के प्रेशर्स एनपीए के लिए बहुत जिम्मेवार हैं। और फ्रॉड्स इस तरीके के हैं, जैसे बार बार ये क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वो सारी जानकारियां मांगते हैं, फ्रॉड करते हैं। बैंक्स, आरबीआई सब समय में एसएमएस से, एडवर्टाइजमेंट से अलर्ट करते हैं, पर यहाँ पे ट्राई की गलती है। अगर हम उनसे कहते हैं इनकमिंग मिस कॉल की डिटेल दो, वो देने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनकी मिली भगत है मोबाइल ऑपरेटर से, उनके बिल कम हो जाएंगे। और एक मैं आपको और बताता हूँ आरटीआई से कैसे मैंने एक बहुत बड़ा खुलासा करवाया। एक बार आरबीआई में मैंने सेक्शन 2F पे, क्योंकि एक प्राइवेट बैंक था जो कि सीधे सीधे आरटीआई में नहीं कवर होता था, तो सेक्शन 2F के तहत मैंने आरबीआई बीइंग रेगुलेटरी अथॉरिटी ये पता करवाया, तो उसमें 200 करोड़ रुपए खाली दिल्ली में एक बैंक में सस्पेंस अकाउंट पड़ा हुआ था। वो कैसे, जैसे मैं अग्रवाल की स्पेलिंग रखता हूँ AGRAWAL और गलती से चेक आ गया AGGARWAL, तो वो बैंक क्या करता था कि उस बैंक चेक को कैश कराता था और विदाउट इन्फॉर्मिंग मी एक सस्पेंस अकाउंट में डाल देता था। बिल्कुल। अब जो कस्टमर्स हैं नॉर्मली वो बैंक को कस्टोडियन के तौर पे लेते हैं, वो कभी इतना गौर नहीं करते। जो बड़े अकाउंट्स हैं वो साल भर बाद उसको रिकंसाइल करते हैं, और इस तरीके से एक अकेले बैंक में ही था। अब आरबीआई उस पर रजिस्टर करने लगा कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन तो हम नहीं दिलवा सकते, ये फिड्यूशियरी कैपेसिटी है, ये वो है। पर सत्यानंद जी मिश्रा जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, उन्होंने कहा पहली बात तो ये इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट में सेक्शन 2F में आपको दिलवानी पड़ेगी, और नहीं तो तुम इतने सीनियर मैनेजर्स हो और आरटीआई के माध्यम से कोई जानकारी आपके आई है तो आपने जानकारी क्यों नहीं दी? तो तुम्हारा फर्ज है उसके ऊपर एक्शन लेना। आपको जान के ये सुखद आश्चर्य होगा, वो 200 करोड़ रुपये रिवर्स हुआ। चलो कम से कम सूचना अधिकार कानून से ये अच्छे सूचना आयोग मैडम मंजुला प्रेशर ने भी एक बड़ा अच्छा ऑर्डर दिया है 14 अक्टूबर को। उन्होंने 5 ऑर्डर्स ऐसे दिए हैं जिससे जो मैंने ये आपको डेपोजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड का जो है, ये सारी इस तरीके की बहुत सारी जानकारी निकल के आई। जैन साहब, एक चलन सा हो गया, लोग 10-10 डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रखते हैं, 4 को यूज़ किया, उसके बाद उसको फेंक दिया, अपने फर्जी दस्तावेजों से वो बनवा लेते हैं। क्या लगता है उन्हें कानून का डर नहीं रहता? क्योंकि आखिरी में जब मामला फंसेगा तो न्यायालय पहुंचेगा। हमारी जो न्याय पद्धति है वो इतनी स्लो है, इतनी मंद गति से चलती है कि उसमें किसी को सज़ा देना बहुत मुश्किल काम है। और जो बैंकिंग में फ्रॉड हो रहे हैं, ये पिछले 10-15 साल में बैंकिंग इंडस्ट्री की काफ़ी ग्रोथ हुई है। जब बड़ी स्पीड से ग्रोथ होती है तो हर तरह के व्यक्ति को अप्लाई कर लिया जाता है। मेरी नॉलेज के हिसाब से 75% जो बैंकिंग फ्रॉड है उसमें एम्प्लॉइज़ इन्वॉल्व होते हैं। और आरटीआई के एक रोल है, आरटीआई का रोल है कि जो इन्फॉर्मेशन फ्रॉड से रिलेटेड है उसको बाहर करे। सेकंड रोल है कि उस पर एक्शन हो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए। पर अगर आप प्रधानमंत्री जी की स्पीच जो अभी नेशनल कन्वेंशन पर CIC में दी थी, उन्होंने कहा था आरटीआई एक्ट अपने आप में अधूरा है अगर ये सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने तक रहे। आगे इसका जो ग्रीवेंस है सिटीजन की, या कोई फ्रॉड्स हैं या करप्शन है, उसको डील करना भी आरटीआई एक्ट का ही दायित्व बनता है। जैसे मैंने एक थाने से इंफॉर्मेशन मांगी कि भाई सपोज आपके यहाँ 5 किलो गोल्ड माल खाने में पड़ा था, आज बताइए कितना है। वो कहते हैं जी आज 2 किलो है, तो उसका तो 3 किलो चोरी हो गया। क्या ये सिर्फ आरटीआई में खबर देने के बाद बात खत्म हो गई? लेकिन जैन साहब, कम से कम सूचना अधिकार कानून से ये हुआ है कि ऐसे मामले जनता तक पहुंच रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इससे लोगों को पता ही नहीं चलता था, एक्सपोजर हो रहा है। पर सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि उसका फायदा क्या हो रहा है कि जो फ्रॉड्स आ रहे हैं, देखिए अभी देखेंगे कि अभी एक बैंक के MD को अरेस्ट किया गया लास्ट ईयर CBI ने, तो हाईएस्ट लेवल के लोगों को अभी हो रहा है। जो बैंक के एम्प्लॉइज़ इन्वॉल्व हैं, DRTA है हमारे यहाँ, अभी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, 3 RTA एक्ट में प्रोविज़न है। 81D जिसमें कि आप कमर्शियल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। 81H है कि अगर आपका मैटर इन्वेस्टिगेशन में है तो आप नहीं देंगे। अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इन तीनों को लगा के बैंक बिल्कुल ब्लॉक करता है इन्फॉर्मेशन को। इलाहाबाद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा भाई DRT में अगर मैटर चल रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, आप उसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए। ये डेट रिकवरी जो ट्रिब्यूनल है, इसमें ज़्यादातर रिकवरी के मामले जाते हैं जिनमें फ्रॉड होता है और उनकी कोई भी पीछे से फ्रॉड एंगल नहीं, रिकवरी एंगल करके फ्रॉड एंगल नहीं देखते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या है जो बैंक एम्प्लॉइज इन्वॉल्व हैं
उनकी बचाने के लिए बैंकिंग फ्रॉड को एक्शन नहीं होता। अब जैसे हमारा पिछले साल 10,000 करोड़ था 2013-14 में, 13-14 में, और अब ये 19,361 19,000, तो इसकी ग्रोथ हो रही है। जैसे हम देखते हैं कि अगर 80,000 करोड़ की हमारी लाख की टोटल डिपॉजिट थी, क्या वो 160 करोड़ की हो गई? आम आदमी जब बैंक जाता है लोन लेने तो इतने कागज मांग लिए जाते हैं कि इतने चक्कर लगाना पड़ता है उसको कि वो परेशान हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा नेक्सस, इतने बड़े फिगर में फ्रॉड होता है, धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं। क्या लगता है, कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी है? मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर हिंदुस्तान में लगभग 10 लाख बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, सबके सब एक जैसे हैं, तो ये 1 या 2% की बात हो सकती है कि जो इस तरह से मिले हों लोगों से। बट एक ज़रूर मैं कहूँगा कि लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड जैसे कि सोसाइटी में एक एथिक्स हैं, आप यू कांट बिलीव कि अगर बाकी हर जगह एथिक्स गिर गए और सिर्फ बैंक के लोगों के एथिक्स बढ़े रहें, ये तो बड़ा मुश्किल होता है। बट डिपेंडिंग ऑन एक बैंक टू बैंक, अगर ऊपर की मैनेजमेंट से ये एक जाए निर्देश कि हमें सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना, हमें इस बैंक को एथिकल रखना है, उसके लिए ट्रेनिंग दे, उसके लिए एक ऐसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बने कि कहीं भी छोटी सी गलती हो, जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा दिल्ली के एक बैंक में 6,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर हो गया। अब अगर देखा जाए कि उस बैंक एम्प्लॉय ने कोई लोन नहीं दिया तो उसमें बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ, बट कुछ ऐसे काम किए गए जिससे 6,000 करोड़ इस देश का पैसा बाहर चला गया। नाउ दिस इज अनएथिकल, बट आई एम श्योर कि बैंक की सीनियर मैनेजमेंट को ये बात पता ही नहीं लगी, क्योंकि वो फिगर्स ऐसी थी कि वो छोटे छोटे करके चले गए। एक KYC करके एक नॉर्म होता है जो कि पूरी दुनिया में, और रिजर्व बैंक उसके ऊपर काफ़ी तवज्जो देता है। तो मेरी तो सबसे यही उम्मीद रहती थी बैंक में कि जो KYC हो, चाहे वो डिपॉजिटर हो या बोरोवर हो, बैंक के एम्प्लॉयज़ को अपने बैंक को ओन करने के लिए एक ऐसा बनना चाहिए ताकि वो KYC सिर्फ कागज पे ना रखे, लोगों तक पहुंचे, देखे, मिले, तो डेफिनेटली फ्रॉड। बिल्कुल मतलब साहब ने कहा कि नैतिकता बहुत जरूरी है, चाहे बैंक में हो या फिर आम जिंदगी में हो। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कुछ और सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे, सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। सुभाष जी, सूचना अधिकार कानून ने एक बड़ा खुलासा किया है। बिल्कुल, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या और इसमें पहल करने की जरूरत है? ये रिकवरी कैसे होगी? क्योंकि RTI से भी पता चला है कि जो RBI है वो सिर्फ 30% मामलों को ही निपटा पाती है, बाकी जो है वो वैसे ही पड़े रह जाते हैं। देखिए, RBI को भी कुछ स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। अभी CIC के ऑर्डर के बाद भी जो मेरे को इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है, उसमें तरह तरह की एग्जम्पशंस लगा रहा है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि CIC का ऑर्डर फाइनल होता है, उसके बाद एग्जम्पशंस नहीं लग सकती हैं। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने में आनाकानी करता है, जैसे फोरक्लोजर चार्जेस से संबंधित हैं कि कैसे क्या फिक्स किए जाते हैं। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी CIC कन्वेंशन में, उसमें 2 ही पॉइंट मेन थे। एक डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, वो हमारा सेक्शन 4(1) भी कहता है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे आ जाएगी तो हमारा बहुत लोड कम हो जाएगा RTI का। दूसरा, जैसा जैन साहब ने कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि RTI पटिशन का अकॉर्डिंग टू RTI एक्ट जवाब देने के बावजूद भी अफसरों का फर्ज है कि उसमें छिपी हुई भावना को देखें और उसके ऊपर फिर बाद में अपना इंटरनल प्रोसीजर शामिल करें, उससे बहुत सुधार होगा। एक मैं आपको और फ्रॉड बताऊं, बेनामी ड्राफ्ट चलते हैं यहाँ पे। वहाँ पे क्या है, ABCD नाम का एक ड्राफ्ट है, वो करेंसी नोट की तरह घूमता रहता है, और बिल्कुल जब उसकी मियाद आ जाती है, पहले तो 6 महीने की थी, अब 3 महीने हो गई है, तो वो बिल्कुल 90th डे पे वो उस नाम से कैश हो जाता है। उसमें मैनेजर की भी मिली भगत होती है और सबकी मिली भगत होती है। मैं तो कहता हूँ उसके जो पीरियड है वो 45 डेज कर दी जाए। एक बात और है कि पहले देश में आज़ादी से पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी,
अब मल्टीनेशनल कंपनीज इतनी हो गई कि अब सैकड़ों ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, बिल्कुल। और जो कि डोमिनेट कर रही हैं खासतौर पर बैंकिंग और टेलीकम्युनिकेशन। तो अच्छा होगा कि एक सर्टेन टर्नओवर से ऊपर जो प्राइवेट सेक्टर है उसे सीधे सीधा आरटीआई एक्ट में लाया जाए, बजाय सेक्शन ताकि पारदर्शिता बने। और उनमें जितनी धांधलेबाजी है, जैसा कि मैंने अभी आपको 200 करोड़ रुपए के सस्पेंस अकाउंट की धोखाधड़ी बताई, ये बैंक द्वारा थी। ये बैंक के साथ नहीं थी, पर ये कस्टमर्स के साथ धोखाधड़ी थी। मल्ला साहब, साइबर क्राइम की बात होती है, अच्छी बात है कि हम सोशल मीडिया में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक आम इंसान घर में बैठा रहता है, उसके अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है। मैं उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण देना चाहूँगा, गोरखपुर का मामला है। रमेश कुमार अपनी बेटी की शादी के लिए उन्होंने पैसा इकट्ठा कर रखा था। जब वो बैंक पहुंचे तो पता चला कि उनके अकाउंट से 10 लाख रुपए गायब हो गए। बैंक का वही जवाब था कि आपने किसी को चेक दी होगी या आपने किसी को एटीएम दिया होगा। फिर उन्होंने आरटीआई लगाई और आरटीआई से मामला सामने निकल के आया, वो बाद में पकड़ा भी गया, लेकिन पैसा बाद में रिकवर नहीं हो पाया। उन्हें जब उन्हें जरूरत थी वो पैसा नहीं मिल पाया। तो कैसे देखते हैं कि साइबर क्राइम एक बढ़ता जा रहा है? ये आपने बिल्कुल ठीक इशू उठाया है कि जिस तरह से हम डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं तो उससे सहूलियत तो बहुत हो गई, ना आपको बैंक में जाने की ज़रूरत है, ना आपको एटीएम में जाने की ज़रूरत है। बट ये हिंदुस्तान के अंदर एक फिशिंग जिसको बोलते हैं कि लोग इतने क्रिएटिव और करप्ट हो चुके हैं कि वो इस तरह की मेल्स भेजते हैं कि जो ऐसे लगता है कि बैंक से मेल आई है। तो वो पूछते हैं कि आप अपना एटीएम कार्ड, अपना पिन कोड दीजिए, हमें ये रिवाइज़ करना है। तो हमारे देश में क्योंकि लिटरेसी लेवल कम होने की वजह से लोग वो शेयर कर देते हैं। तो नॉर्मली तो जो हमने पाया है कि इस तरह से जो लोग शेयर कर देते हैं अपना पिन कोड और वो इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, जबकि हर बैंक टाइम पे लोगों को बोलता है कि प्लीज़ ये किसी के साथ मत शेयर करें। लोग अपने भाई से, अपने दोस्त से शेयर कर लेते हैं और वो इस तरह का धोखा दे देते हैं। बट मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर ये प्रूव हो कि इसमें उसका या उसके किसी साथी का हाथ नहीं है तो बैंक अक्सर वो पैसा उनको वापस दे देता है। जैन साहब, कैसे सुधरेगा मामला? क्या आपको लगता है कि कानून को और थोड़ा सा आरबीआई को भी एक कड़े कदम उठाने की जरूरत है, या फिर मामला जब बाद में न्यायालय पहुंचता है, कोर्ट पहुंचता है, तो वहां पर एक कड़े फैसलों की जरूरत है? देखिए, कोर्ट में या पुलिस के पास मामला पहुंचता है तो उसमें तो बहुत देरी हो जाती है। जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, बैंकिंग फ्रॉड्स है, इनको बड़े हाई ट्रैक, हाई स्पीड गिरना चाहिए, क्योंकि पैसा निकल जाता है। जितनी देर से हम उसको रिकवरी करने की कोशिश करेंगे, खर्च हो जाएगा, मिलेगा नहीं। इसमें जो सबसे पहली जरूरत है हमारे को, जैसे सुभाष अग्रवाल जी ने कहा, जो प्राइवेट बैंकिंग है, पैसा तो पब्लिक का ही है उसके पास भी, प्राइवेट बैंक्स को भी आरटीआई के रिव्यू में लाना चाहिए। आरटीआई इतनी सनलाइट करती है कि हमें ये तो बता देती है कहाँ क्या हो रहा है। ये बैंक में अब देखिए, सबसे पहला जो बैंकिंग फ्रॉड हमारे सामने आया था बड़ा, वो हर्षद मेहता के टाइम पर आया था। हर्षद मेहता के टाइम पर भी जो बैंक फ्रॉड्स 600-700 करोड़ का शुरू में दिखा था, तो ये जब आरटीआई नहीं थी और था वो बैंक फ्रॉड। अभी हमें जो देखने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा कि इसको किस तरह से बैंक के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन लाएं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन तक ना रह जाए। इन्फॉर्मेशन का करें क्या, फ्रॉड हुआ है, मेरे बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया, पर उसकी फर्दर सब्सिक्वेंट मशीनरी क्या है? डीआरटी बहुत वीक है, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वीक है, पुलिस के पास जाते हैं वहाँ एक्शन नहीं है। इसके लिए एक अलग टास्क फोर्स बनानी चाहिए। जो सुन रहे हैं कि पीएमओ उसके ऊपर कुछ काम कर रहा है। मल्ला साहब, संक्षिप्त में आपसे लास्ट कमेंट जानना चाहेंगे, कैसे सुधरेगा मामला? क्योंकि 19,361 करोड़ एक बड़ा फिगर है, लेकिन अभी क्या लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, या जो बैंक कर्मचारी हैं उन पर निगरानी रखने की जरूरत है? वैसे आरबीआई ने अपना एक रूल भी बनाया था, लेकिन और भी निगरानी रखने की जरूरत है। जैसे हम डेवलप हो रहे हैं और जिस तरह ये एमर्ज हो रहे हैं नए नए तरह के फ्रॉड्स, तो मुझे पूरा यकीन है कि हर बैंक अपने कर्मचारियों को इस बारे में ट्रेनिंग देगा, अपने इंटरनल कंट्रोल्स को मजबूत करेगा और अपने सिस्टम्स को ऐसे मजबूत करेगा कि जहां थोड़ी सी भी चीज़ हटके हो वो उनको पता लगनी चाहिए। बैंकिंग मेरे हिसाब से एक ऐसी बोरिंग ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। बैंक को एक्साइटेड चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जिस जगह कंपटीशन है, जहां बोनस ड्रिवन इंसेंटिव्स हैं कि आज आपने अपना इतना बिजनेस बढ़ा दिया तो आपको इतना कमीशन या बोनस मिलेगा, वहाँ ये टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप दुनिया के देशों में देखो, जो बैंकों में बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए हैं दुनिया में, वो हमेशा इंसेंटिव ड्रिवन होते हैं। और मुझे पूरा यकीन है हमारा रिजर्व बैंक जो है वो काफ़ी गंभीरता से इन चीज़ों को लेता है, और जिस तरह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं, खासतौर पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और ज़्यादा ज़रूरत वो ज़रूर इसमें कदम उठा रहे होंगे और ये चीज़ें कम। देखिए, ये फ्री इकोनॉमी के अभी बड़ा मिसयूज़ हो रहा है। इसके अंदर क्या किया कि इवन पब्लिक सेक्टर बैंक में भी इंटरेस्ट रेट अलग अलग कर दी गई हैं।
उन्हें फ्रीडम दे दी गई है। अब इसमें क्या होता है, ये सीनियर सिटीजन्स हैं, एफडीआर कर इंटरेस्ट से पैसा अपना गुजारा करते हैं, वो हर समय यही देखते रहते हैं कौन से बैंक में ज़्यादा है, फिर उसमें भागा दौड़ी करते हैं। कम से कम पब्लिक सेक्टर बैंक्स में तो इंटरेस्ट रेट्स यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अभी हाल में सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे बंद कर दिया गया। ये जो एटीएम वगैरह के जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो इस तरीके के इंटरनेट संबंधित, इस समय तो आवश्यकता है 7 डे बैंकिंग करें, और उसमें ये एम्प्लॉयज़ का पूरा ख्याल करें, उनको चाहे वीक में 2 छुट्टियां रोटेशन से दे दें, कैसे भी दे दें, पर कस्टमर्स के लिए 7 डे बैंकिंग होनी चाहिए। स्ट्रेस इस पे ज़्यादा होना चाहिए बजाय इंटरनेट बैंकिंग। जैन साहब, एक लास्ट कमेंट संक्षिप्त में आप बताइए कि कैसे सुधार होगा इसका। जो हमारे आरटीआई के प्रोविजंस हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन इसमें काम नहीं करेगी, इन्फॉर्मेशन का आगे एनफोर्समेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक एनफोर्समेंट नहीं होगा, एनफोर्समेंट जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई इसका फॉलोअप एक्शन बहुत ज़रूरी है, जो भी इन्फॉर्मेशन सामने आती है। हमारे पास अगर देखेंगे कि आरटीआई के अंदर जहाँ भी फ्रॉड होता है बैंक के, उसके ऊपर एक्शन जो है इतना लंबा 10, 15, 20 साल का हो जाता है, ऑफिसर पनिश नहीं हो पाता जो फ्रॉड करता है। ज़्यादातर जो बैंक फ्रॉड हो रहे हैं उसमें बैंक एम्प्लॉइज़ के बिगर मिले फ्रॉड की रेशो कम है। मतलब बैंक कर्मचारी को भी जागरूक करने की जरूरत है, आम जनता को भी जागरूक करने की जरूरत है। जिस रेशो से डेट बढ़ रहे हैं, जैसे अभी फ्रॉड के 10,000 से 20,000 हुआ, 100% राइज हुआ है, तो एक बहुत इकोनॉमी के लिए सीरियस मामला और ऐड करना चाहूँगा संक्षिप्त में, बिल्कुल मेरे पास समय नहीं। बैंक्स मर्जर का भी ज़्यादा होना चाहिए। जितने कम बैंक होंगे उतना क्लियरिंग वगैरह का झंझट खत्म होगा, ट्रांसफर ज़्यादा रहेगी और ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। और आरटीआई प्राइवेट बैंक पर भी आना चाहिए। अधिकार कानून से मामला सामने आया कि 19,361 करोड़ रुपए पिछले 1 साल में बैंक फ्रॉड यानी कि धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। आप तीनों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत, इसके लिए शुक्रिया। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है जानने का हक, कमरा नंबर 226, कॉर्पोरेट मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 233-86947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं तो दिल्ली का स्टडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।